हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने AIB 18 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी न्यू जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो AIB 18 में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, इस तरीके क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं जो AIB में पूछे जा सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन तक जो है कवर कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे अपने 81 क्वेश्चन से। अब जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ से उस क्वेश्चन को लिया गया है, उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 81 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। 81 क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी इज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सिंपली ये कह रहा है। अब इसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी, इसको समझना होगा। अगर आपको ये पता चल जाएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के किस सेक्शन में बात की गई है, तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। बात क्या कहता है, सबसे पहले तो समझते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी के बारे में। प्यूबरिटी का मतलब होता है जब कोई माता पिता अपने बच्चों की शादी जो है अंडर एज कर देते हैं, यानी कि माइनर है, उसकी शादी कर दी। अब यहाँ पर क्या उसके पास राइट है एट द एज ऑफ मेजोरिटी कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं? तो हाँ, ये राइट दिया गया है केवल किसको? वाइफ को दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, वाइफ को दिया गया है। आप सभी को पता है डिवोर्स के बारे में हम कौन से सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 30 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 इस तरीके से 13B। यानी कि 13(1) की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास राइट है डिवोर्स की पिटीशन फाइल करने का, जो ग्राउंड उसमें मेंशन किए गए हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 क्लोज 2 को, सब सेक्शन 2 को, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि केवल वाइफ के पास ही राइट है डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का। उसी में से आपको यहाँ पर ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी स्पेसिफिकली टर्म डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन वहां पर इसकी बात की गई है कि इसलिए हमें प्यूबरिटी का मतलब जानना जरूरी था। वहां पर जब आप सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 को पढ़ोगे, उसके सब सेक्शन 4 को पढ़ोगे, यानी कि उसमें 4 ग्राउंड दिए गए हैं कि ये ग्राउंड है, इस पर जो है वाइफ हकदार होगी डिवोर्स लेने के लिए अपनी वाइफ से। तो उसका जो लास्ट ग्राउंड है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो वाइफ जो है डिवोर्स पिटीशन डाल सकती है अगर उसकी एज 15 साल से कम है, तब उसकी शादी हुई थी। लेकिन उसकी एज 18 ईयर होने से पहले वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। ये जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड दैट ए चाइल्ड फ्रॉम ए वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। अब ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ शेयर किया था। आई होप आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। अब सिंपली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कभी ना भूलें। जब भी कभी मेरे हमारे सामने एग्जाम में आए, चाहे आपके AIB एग्जाम में आए, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है।
होने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो हमें क्वेश्चन से ही पता चलती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब अगर जो मैरिज हुई है वो वॉइड नहीं हुई, वो वॉइड मैरिज है यानी कि वैलिड मैरिज नहीं है, तो ऐसे में बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या वो लेजिटिमेट होगा, और लेजिटिमेट होगा तो वो किस सेक्शन के अंदर होगा। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वॉइड मैरिज कहाँ पर डिफाइन की गई है। वॉइड मैरिज हमें डिफाइन की गई है सेक्शन 11 में। बात करें वॉइडेबल मैरिज की, तो वॉइडेबल मैरिज के बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है। वो अब बात करें सेक्शन 13 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 13 हमारा डिवोर्स के बारे में है। अब कौन सा सेक्शन हमारा बच गया, सेक्शन नंबर 16, जो बात करता है कि कब जो है बच्चा जो है अगर वॉइड मैरिज से पैदा हुआ है तो उसे लेजिटिमेट कहा जाएगा। ऐसा इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी वो वैलिड मैरिज के लिए हमें सेक्शन 5 और सेक्शन 7 को कंप्लीट करना होता है। सेक्शन 5 जो कि कंडीशन की बात करती है कि ये कंडीशन अगर पार्टी के द्वारा फॉलो की जाएगी तभी उनके द्वारा हुई मैरिज को वैलिड मैरिज माना जाएगा। सेक्शन 7 जो सेरेमनीज की बात करता है, आप सभी को पता है एज ए हिंदू जो है उनकी शादी कैसे होती है कि वो 7 फेरे लेते हैं। सेरेमनीज जो ये है वो की जाती है तभी उनकी शादी संपन्न होती है। सेक्शन 16 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी मैरिज वॉइड हुई है तब भी वो बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट होगा, क्योंकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट यहाँ पर किया गया है सेक्शन 60 के अंदर। क्योंकि सेक्शन 16 ये कहता है कि अब कपल्स ने शादी कर ली है, भले ही उन्होंने जो नेसेसरी कंडीशन है उनका पालन नहीं किया, इसमें बच्चे की क्या गलती है, तो इसलिए उसे डीम्ड लेजिटिमेट जो है समझा जाता है सेक्शन 60 के अंदर। तो ये भी कहा गया है कि उसमें अमेंडमेंट की बात की गई है उस सेक्शन के अंदर कि 1976 से पहले जो अमेंडमेंट हुई थी उससे पहले भी अगर बच्चे का जन्म होता है तब भी उसे लेजिटिमेट यानी कि वैध माना जाएगा। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दो टर्म होती है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब कोई भी बच्चा जो है लेजिटिमेट समझा जाता है सेक्शन 16 में, तो उसके पास राइट है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, केवल जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उनके माता पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का राइट नहीं होता। और बात करें अगर उनके अगेंस्ट यानी कि हस्बैंड और वाइफ के अगेंस्ट ये डिग्री पास कर दी गई है कि वो वॉइड मैरिज है तो भी उसे लेजिटिमेट माना जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो आपको सेक्शन 16 के संबंध में पता होनी चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे कि अगर कोई भी बच्चा जिसका जन्म वॉइड मैरिज से हुआ है उसको भी लेजिटिमेट समझा जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, Which of the following appear to contribute to global cooling rather than global warming? यानी कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से आपको पता लगाना है। सिंपली आपको पता है जब भी सूरज की किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती तो हमारे लिए वो काफी खतरनाक हो जाती। अब उस चीज को यहाँ पर इन सभी में से एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमें हेल्प करता है, जो ये कहता है वो ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो उसका जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा एरोसोल, जो कि मदद करता है, जो ये माना गया है कि ये कूल प्रवृत्ति का एक पदार्थ होता है जो कि हमें हेल्प करता है। जो सूरज की बेकार किरणें हैं वो हमारे ऊपर जो है डायरेक्ट ना पड़े। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 84। ये एक स्टेटमेंट है, इल्यूस्ट्रेशन है, इससे हमें पता लगाना है कि ये किस सेक्शन से ली गई है और वो सेक्शन एक्चुअली में कहता क्या है। तो इस सेक्शन को पढ़ते हैं उसके बाद समझेंगे। ए एंड बी एग्री टू फैंसे विद ईच अदर ऑफ द अम्यूजमेंट, यानी कि अब यहाँ पर हमें दो टर्म समझनी है। फैंसे क्या होता है, अम्यूजमेंट क्या होता है। द एग्रीमेंट इम्प्लाइड द कंसेंट ऑफ ईच to suffer any harm which in the course of the fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurt B, A commit no offense, the provision is given under which section of the IPC। ये इलस्ट्रेशन हमने आईपीसी से लिया है। ए एक व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है,
दोनों आपस में, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन और फैंस का मतलब होता है, आपने सुना होगा, आपने महाभारत देखी होगा, आपने रामायण देखी होगी, उसमें आपने जो है हनुमान जी का जो है रोल देखा होगा, जो कि उनके पास उनका जो हथियार होता है वो एक गदा होता है, और जिससे कि वो दुश्मनों को मारता है। अब उस गधा को यहाँ पर फैन से कहा जाता है, यानी कि ये दोनों भी उस गधा से जो है लड़ने लगे। उन्होंने एग्री किया, चलो भाई इससे लड़ते हैं और मजे लेते हैं एक दूसरे के साथ, चलो लड़ते हैं। तो इन्होंने एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कर लिया, और ऐसा करने के दौरान यहाँ पर अगर ए जो है अगर अच्छी तरीके से खेले तो वो बी को हर्ट कर सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया गया है, और यह ऑफेंस नहीं है, किस सेक्शन के अंदर नहीं है। हमने आईपीसी के अंदर चैप्टर 4 को पढ़ा, चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जनरल एक्सेप्शन के अंदर ही हमारे ये प्रोविजन आते हैं। जनरल एक्सेप्शन कहां से कहां तक है आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन 76 से 106 तक के प्रोविजन जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको सेक्शन 87 को पढ़ना है, जो हमारा इस इलस्ट्रेशन से संबंधित है, और इसका सही जवाब भी 87 है। एक्चुअली में 87 कहता क्या है उसको भी समझ लेते हैं। 87 ये कहता है कि कोई भी एक्ट किया गया है उसमें उस व्यक्ति की कोई इंटेंशन नहीं है किसी को डेथ करने की, किसी को ग्रीवियस हर्ट करने की, ना ही उसे नॉलेज थी, और ऐसा कि ग्रीवियस हर्ट या उसकी डेथ कोज हो जाएगी, और ऐसे में वो कंसेंट के द्वारा ये सभी एक्ट करता है। तो ऐसे में दूसरा व्यक्ति उसको ये नहीं कह सकता कि आपने यहाँ पर मुझे हर्ट किया है, मैं आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट ली गई। दूसरी यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसमें जो एक्सेप्शन मिल सकती है वो 18 ईयर एज जो होनी चाहिए, तभी उनको एक्सेप्शन मिल सकती है, अदरवाइज एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगी। कंसेंट की बात करें तो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस दोनों कंसेंट जो है हो सकती है। इससे रिलेटेड जो हमारा सेक्शन 87 है, एक बार इसको आप सुन लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। एक बार बेयर एक्ट भी आप अगर आपके पास है तो उसे एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। सेक्शन 87 रिलेटेड करती है हमारी एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम, जो कि है हमारी वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया से जो ये कहता है कि अगर आपने किसी चीज के लिए कंसेंट दी है तो आप उसके लिए दूसरे को लायबल नहीं कर सकते हैं। और ये सेक्शन के इलस्ट्रेशन हमें आईपीसी के अंदर देखने को मिलेगा, सेम इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है। एक और इलस्ट्रेशन की बात करूं जो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, सपोज दैट ए और बी दोनों एग्री हो गए आपस में बॉक्सिंग करने के लिए, और ऐसे में एक दूसरे को वो हर्ट कर देते हैं, तो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। लेकिन इसमें भी उन्हें ध्यान में रखना है कि बॉक्सिंग किसी भी ऐसी जगह पे ना की गई हो जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, उन्होंने आपस में ग्लव्स ना पहने हो, वो किसी जो है नॉर्मली हम आपस में मनोरंजन के लिए बॉक्सिंग करते हैं तो ऐसे भी कहीं भी कर लेते हैं, तो इस तरीके से करें कि वो जो है लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड ना हो। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जर्नल वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है आईपीसीए की सेक्शन में दिया गया है। जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर ही हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है शामिल होता है। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक के सेक्शन जो है बात करते हैं किसके बारे में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो इसका तो जवाब आपको मिल गया। अब एक्चुअली में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें हेल्प करता है ताकि हमारे अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना हो, और अपने आप को बचाने के लिए ज्यादातर लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हम अपने केवल बॉडी के अगेंस्ट कर सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर सकते हैं? दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं। अपने लिए भी हम एक्ट कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी हम एक्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे को बचाने के लिए हम कोई एक्ट करते हैं और प्राइवेट डिफेंस में करते हैं, तब भी हमें यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन मिलेगा और हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, रेप किसी के साथ कमिट किया जा रहा है, किसी पर एसिड से अटैक किया जा रहा है,
किसी को जान का खतरा है, उसकी डेथ कोज कर दी जाएगी, तो ऐसे में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, जो इन सेक्शंस के अंदर शामिल है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द पार्टी विच कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि कौन सी पार्टी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो क्या करे, परफॉर्म करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि प्रोवाइड किया गया है किस सेक्शन के अंदर। बात करें इसके सही जवाब की, तो सेक्शन नंबर 28 इसका सही जवाब है। अब एक्चुअली में सेक्शन नंबर 28 कहता क्या है, इसको हम समझते हैं। सेक्शन नंबर 28 बात करता है 28 बात करता है रिजम्पशन। इसमें जो है रिजाइडिंग की एप्लीकेशन लगाई जाती है, रिजम्पशन की बात की गई है। यानी कि जब भी इसे हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको चीजें काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सपोज दैट ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। ए की प्रॉपर्टी है और वो उसे बेचना चाहता है बी को। अब ये जो है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब बी जो है उसे कह रहा है मैं इसको नहीं ले रहा। तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए जो है सेक्शन 28 के अनुसार जो है वो केस को फाइल करेगा। अब केस फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यहाँ पर बी को डायरेक्शन देगी कि अगर आप जो है आपने ये प्रॉपर्टी इनसे परचेज की थी, से आप परचेज की थी, लेकिन आप इसे परचेज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, हम आपको एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। अगर आप इतने समय के अंदर इस प्रॉपर्टी के अमाउंट को दे देते हैं तो तब आपके पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, अदरवाइज आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और इसी दौरान अगर एक्चुअली में डिफॉल्ट करता है बी व्यक्ति, यहाँ पर एक कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, वेंडर, लीजी, लीजर और परचेजर, ये कुछ टर्म है जो आपको बेयर एक्ट में देखने को मिलेगी। यानी हम लीज के अंदर भी पढ़ते हैं, लीजर वो व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी को लीज पर देता है, वेंडर वो व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी को बेचता है, परचेजर जो खरीदता है, लीजी जो उसको रेंट पर लेता है। तो ये कुछ टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब यहाँ पर बी व्यक्ति ने जो है डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट देने में। अब यहाँ पर जो वेंडर है यानी ए व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन मूव करेगा रिसाइड करने की, कि ये तो परफॉर्म कर नहीं रहा है ना, ये प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ पैसा दे रहा है, तो रिसाइड की एप्लीकेशन लगाकर अब यहाँ पर कोर्ट जो है उसे अलाउ कर सकती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को उसने तो अपना पार्ट परफॉर्म कर ही नहीं रहा, पेमेंट दे ही नहीं रहा। तो ऐसे में वो रिजाइडिंग की एप्लीकेशन लगवाकर उस केस को जो है उस जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपस में किया है सेल परचेज का, उसे रद्द करवाने के लिए, अगर कोर्ट उसे रद्द कर देती है तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन करवाया जाता है और फिर प्रॉपर्टी का पोजेशन वापिस ए को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकती है कि अगर जब तक प्रॉपर्टी बी के पोजेशन में थी, यानी कि जिसने खरीदी उसने उससे कोई प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट भी उसे वापस मिल जाएगा। ये ऑर्डर जो है किए जा सकते हैं। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब बी ने पहले तो जो है सेल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब कोर्ट की डायरेक्शन आई तो उसने क्या किया कि एक्चुअली में जिस अमाउंट पर वो एग्री हुए थे खरीदने के लिए वो अमाउंट जो है कोर्ट को दे दिया। तो ऐसे में अगर वो उस अमाउंट को कोर्ट को दे देते हैं तो ऐसे में प्रॉपर्टी जो है वापस जो है बी के पास आ जाएगी, ए के पास नहीं जाएगी, क्योंकि बी पैसे दे रहा है, जो एग्रीमेंट हुआ था कि भाई मैं इतने में खरीदूंगा, अब वो पैसे दे रहा है, तो यहाँ पर जो बी व्यक्ति है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इसी के अंदर एक ये भी कहा गया है कि अगर बी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा है तो कोर्ट यहाँ पर ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि बी ने जो भी एडवांस अमाउंट दिया था, जिसे हम कहते हैं कि आप बयाना दे दीजिए इतने अमाउंट का, सपोज दैट 5 लाख का
जो है प्लॉट है और 20,000 का बयाना दिया है, तो कोर्ट डायरेक्शन कर सकती है पार्टी के इंटरेस्ट को देखते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए। आई होप आपको जो ये एक सेक्शन है 28 समझ में आई होगी। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है, ये एप्लीकेशन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सेम शूट के अंदर फाइल होगी, आप सेपरेटली शूट नहीं लेकर आएंगे, सिंपली ये भी कहा गया है इसके अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, पेंशन, पब्लिक ऑफिस, राइट टू री एंट्री, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से डिटेल में आपको समझाऊं या केवल आपको क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करवाऊं, जैसी आपकी इच्छा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से समझाने पर आपको चीजें जो है ज्यादा याद रहती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।